ऐसे लोग जिन्होंने जराइम की दुनिया में नाम कमाया, उनमें वीरप्पन नंबर 1 है। 10 साल की उम्र में ये शिकार करता था जानवर का। 17 साल की उम्र जब पहुंची, 7 साल गुजार के जंगल में, तो इसने इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। जिस तरह से इसने 184 पुलिस वालों के सर काटे और फिर उनसे फुटबॉल भी खेला। 184 वो हैं जिनकी लाशें शनाख्त हुई। इसे जंगल का शैतान भी कहते थे। वीरप्पन ने ऐसा काम किया था जो पाकिस्तान में भी डराया। ये तो इतना वहशी था, इसने अपनी बेटी को भी मार दिया था। उसकी इतनी हौलनाक और भयानक तारीख है कि रूह इंसानी कांपती है। उस वजीर को ये 2002 में अगवा करता है। महज अगवा तक रखता तो और मामला था। 3 रियासतों की पुलिस, हजारों की फोर्स इसके ताक़ुब में रही। 338 गोलियां चलाई गईं। इसने अपने आप को सरेंडर करने की भी कोशिश की थी और ये कहा था। इसे मारा इसलिए गया कि ये कहीं इंकशाफात ना कर दे। आज मैं आपको इंडिया के एक शैतान की कहानी सुनाऊंगा। वीरप्पन इस शैतान का नाम था जिसको इंडियन पुलिस हमेशा पकड़ने में नाकाम रही। आखिर पुलिस ने वीरप्पन को कैसे गिरफ्तार किया? वीरप्पन ने 184 यानी 184 पुलिस वालों के सर क्यों काटे? और इंडियन कमांडोज की एक फोर्स ने कैसे वीरप्पन का इनकाउंटर किया? ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, अगर बात करें इंडिया के नंबर 1 क्रिमिनल की, आप किसको नंबर 1 कहेंगे इंडिया में? बट साहब, हमने भारत का ही नहीं, पाकिस्तान के भी जिन क्रिमिनल्स की हिस्ट्री अपने नाजरीन के सामने रखी है और उनके सारे हालात ज़िंदगी और उनका अमालनामा और उनकी जो खिदमात थी या जो हरकत थी, जो भी थी, वो जो हमने हर चीज़ की तफसीलात बताई हैं। और उसके बाद जब हमने इससे तकाबुली जायज़ा लिया है, आप तमाम क्रिमिनल्स की फ़हरिस्तें तैयार कर लें तो ये जो वीरप्पन है ना, इसका नाम उनमें सरे फ़हरिस्त आएगा। सिर्फ इंडिया नहीं, मैं पाकिस्तान के क्रिमिनल्स भी कह रहा हूँ। जो बड़े पैमाने पे ऐसे लोग जिन्होंने जराइम की दुनिया में नाम कमाया, उनमें वीरप्पन नंबर 1 है। कारनामे क्या हैं इसके? कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि जब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता था ना, तो उससे बाकायदा कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफसरों से लेके और मातहत तक, एहलकार तक कांपते थे। बाकायदा रूहें कांपती थी उन अफसरों की जिन तक इसका नाम पहुंचता था। देखिए, एक लफ्ज़ है जंगल का बादशाह, शेर को कहते हैं। लेकिन ये ऐसा क्रिमिनल था जो अपने आप को जंगल का बादशाह कहलाता था। 20 साल तक भारत के 3 अज़ला की पुलिस बिलखुसूस और पूरे इंडिया की पुलिस बिलुमूम इसके ताक़ुब में रही कि इसको पकड़ा नहीं जाता था। जब एक दफ़ा पकड़ा गया तब भी स्लिप कर गया, फिसल के निकल गया। बड़े सारी कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इतनी बात समझें कि 20 साल तक इसने जराइम की दुनिया पे भी राज किया और इसकी राजधानी में जंगल शामिल थे। अच्छा। इस एतबार से ये मुनफरिद शख्स है कि जिसने जंगल पे भी हुक्मरानी की। जंगल की जो कहानियाँ बच्चों को आज माएँ, दादियाँ, बूढ़ी ख़वातीन सुनाती हैं ना, उनमें वीरप्पन की कहानी सरे फहरिस्त है। अब भी टॉप ऑफ द लिस्ट भी कैसा कि वो ये नहीं कहती कि जी ये वो क्रिमिनल था, वो इसे हीरो बना के पेश करती हैं बच्चों को कि उनमें जुर्रत और बहादुरी आए। ये जुर्रत और बहादुरी का सिंबल भी था। अब देखें, तमिलनाडु से इसका ताल्लुक़ था, जन्मभूमि है इसकी। केरला, कर्नाटक, ये ऐसी रियासतें जहाँ के लोग इसको तस्लीम करते हैं और बाज़ तो कहते थे कि ये जो है हमें अल्लाह की तरफ से कोई इनाम है। वजह क्या थी? वजह उसकी ये थी, ये कहता था कि भले भी करता था गरीबों के, किसी गरीब को कत्ल नहीं करता था, नाहक कत्ल नहीं करता था। लेकिन एक बात जो 20 साल के इस क्रिमिनल, पूरा रिकॉर्ड इसका जो है, उसने साबित किया, उसको वर्दी से दुश्मनी थी, पुलिस की वर्दी। 70 की दहाई में ये पुलिस नंबर 1, नंबर 2 फॉरेस्ट गार्ड, जो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हिफाजत की खातर गार्ड्स रखे जाते थे, वो यूनिफॉर्म पहनते थे। उनकी यूनिफॉर्म से
इसको इतनी सख्त किस्म की मुखालफत और दुश्मनी थी कि सबसे ज़्यादा लोग, जो 184 इसका फिगर है, 184 अफराद को मारा, जिनमें से 70 से 75% यूनिफॉर्म फोर्स के लोग थे। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस इनको मारता था। तीसरा, उस शख्स को छोड़ता ही नहीं था जो इसकी मुखबरी करता था। फॉरेस्ट गार्ड चूंकि ये जंगल का बादशाह था, जंगल में हुक्मरानी थी, इसकी बादशाहत थी, तो जंगल के बादशाह के तौर पर जब इसको ये इल्म होता था कि ये शख्स इंतज़ामिया को, पुलिस को मेरी मुखबरी करेगा या करता है या कर सकता है, तो न सिर्फ उसको कत्ल करता था बल्कि उसको इबरत का निशान बनाता था ताकि किसी दूसरे को जुर्रत ना हो। 100 अफराद पर मुश्तमिल, 100 से बल्कि ज़ायद हैं अफराद पर मुश्तमिल गैंग इसने बनाया, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो जंगल के अंदर रहते हुए की। क्रिमिनल बनता कैसे है ये? क्रिमिनल बना है ये, आप ये देखें कि 7 बहुत मामूली सा 7 साल का अरसा है, 10 साल की उम्र से 17 साल, 10 साल की उम्र में ये शिकार करता था जानवर का। अच्छा। 17 साल की उम्र जब पहुंची, 7 साल गुजार के जंगल में, हाँ। तो इसने इंसानों का शिकार शुरू कर दिया। इसके बाप दादा क्या करते थे? इसके जो हिस्ट्री है, इसके आबाई में देखें, ये 18 जनवरी 1952 को इसकी पैदाइश होती है। जो कर्नाटक का इलाका है ना, वो इलाका गोपीनाथम, वो इलाका कर्नाटक का जहाँ चरवाहों की तादाद ज़्यादा थी, जंगल के करीब का इलाका, जंगल का वो इलाका जहाँ आम शख्स जाते हुए डरता है, खौफ खाता है। दिन में तो जाना शायद मुमकिन हो जाए, लेकिन रात की तारीकी में जब अंधेरा छा जाता था, कोई शख्स वहाँ से गुजरता नहीं था, जाता नहीं था। ये वहाँ अपनी राजधानी बना के बैठा हुआ था। इसकी सल्तनत जो है ना, वो ऐसा इलाका था जहाँ दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं कह रहा, इंडिया की नहीं कह रहा, बरसगीर की नहीं कह रहा, पूरी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी चंदन, कुंदन, हीरे जवाहरात, सोना जो भट्टी से पिघल के जौहरी उसको बाहर निकाल लेता है, वो कुंदन बन जाता है। मतलब आला नस्ल का सोना समझ लें आप, तलाई जो चीज़ें होती, ये उसी वजन पे चंदन है। चंदन वो लकड़ी जो सबसे महंगी है। चंदन लकड़ी जिस गांव में थी, वहाँ इसके वालिद और चचा, ये अपने वालिद, देखिए ये बड़ी अहम बात है, ख़ानदानी तौर पे पस मंज़र में इसके ये लिखा है, तारीख़ में हमने रिसर्च की कि ये अपने वालिद से मुतासिर नहीं था। किससे था? अपने चचा से उसको रोल मॉडल समझता था, और इसका आइडियल भी वही था। वो भी गैंगस्टर था? गैंगस्टर था, बहुत ख़तरनाक किस्म का, जिसने इसकी परवरिश की। और जो ग्रोह 8-10 उसको मिले, उसके हलाकत के बाद, इंतकाल के बाद, जब उसकी मौत होती है चचा की, उसके बाद जो गैंग थे उनसे इसने रवाबित अपने बढ़ाए और अपने चचा की जो सल्तनत थी उसका बादशाह बन गया ये। अब आप ये समझें एक छोटी सी मिसाल से बात, कि चंदन की लकड़ी जो है वो बहुत कीमती है। अच्छा, इसने भारत की कानून साजी में बड़ा रोल प्ले किया है, ये बड़े कम लोगों को पता होगा। वो कौन सा? 2 कवानीन ऐसे बने जो इसकी बदमाशी की खातिर बने। कौन कौन से? नंबर 1 कानून जो इसकी वजह से बना कि चंदन लकड़ी जो है उसको काटना, खरीदो फरोख्त करना, भारत में पाबंदी लग गई इसकी वजह से, पहली बात। दूसरी बात, ये शिकार करता था हाथियों का, उनके दांत निकालता था, आइवरी भी सारी। भारत में इसकी इन हरकत की बिना पे ये खोपड़ी में गोली खुद मारता था। हाथी को मारने के, जंगल का बादशाह था ना ये, तो हाथी को मारने के बाद ये दांत उसके जो है ना, उससे मुख्तलिफ अशिया बना के बैरून मुल्क दांत भी बेचता था और अशिया भी उससे तैयार होती थी। तो भारतीय सरकार ने ये पाबंदी आयद कर दी कि कोई शख्स हाथी का शिकार करके उसके दांत जो है ना, उससे कोई आइटम नहीं बनाएगा। अच्छा, ये जो स्मगलिंग होती है, इस तरह के काम, ये तो सारे हुकूमती सरपरस्ती में होते हैं, इसको किसकी सपोर्ट थी? ये आला अफसरों की मावनत से करता था। किस तरह? जिस तरह इसके खिलाफ नेटवर्क सरकार ने बनाया था, इसके खिलाफ नेटवर्क बनाया था, इसने फॉरेस्ट के अफसरों और एहलकारों के खिलाफ अपना बनाया, कुछ को अपने साथ मिला के नेटवर्क बनाया। बहुत से ऐसे वाक़यात ऐसे हैं जिनसे ये साबित हुआ, किताब तारीख़ में जो बाब तारीख़ है उसमें लिखा है कि जी ये साबित हुआ
कि बहुत आला आला अफसर जो हैं वो इसके साथ मिल के इसे बात कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं, लेकिन इसकी मुखबरी का नेटवर्क उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा था। कुछ पुलिस वाले, कुछ फॉरेस्ट अफसर इसको मुखबरी करते थे और कुछ इसकी मुखबरी करते, तो वाइस वर्सा, दो तरफा था ना। लेकिन आप ये समझें कि एक बात जो हमने आखिर में कहनी है, मैं उलट कर रहा हूँ इसको, एंटी क्लॉक बात क्या है कि इसको जो इल्ज़ाम लगाना कि इसको पकड़ के मारा गया, 4 दिन 5 दिन हिरासत में रखा और मारा गया इसको, और डायरेक्ट पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। वो कहते हैं कि इसने अपने आप को सरेंडर करने की भी कोशिश की थी और ये कहा था कि जी मुझे छोड़ दो, तो मैं आपको, इसे मारा इसलिए गया इस खौफ के मारे कि यह कहीं इंकशाफात ना कर दे, बता ना दे कि मेरा फलां भी सरपंच था, वो फलां पुलिस वाला मुझे सपोर्ट करता रहा, फलां मुझे कांस्टेबल मुखबरी देता था, जंगल में फॉरेस्ट अफसर कौन कौन मेरा था, मैंने कौन सा लगवाया था, आए कहाँ से थे। इस खौफ से इसको मारा गया, जिससे ये साबित होता है कि इसकी मुखबरी का नेटवर्क अपनी जगह पे, इसके मुखालफिन का सरकार का अपनी जगह पे, लेकिन इसको जिन लोगों की सरपरस्ती हासिल थी वो बड़े बड़े लोग थे, और जिसने इसकी सरपरस्ती नहीं की उसको ज़िंदा नहीं बचने दिया। जिसने इसकी मुखबरी की, न सिर्फ ये कि उसको हौलनाक इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, इसने उसको कत्ल किया, फिर एक जुल्म ये करता था कि ये सरबुरीदा लाश जो है ना, लाश को सरबुरीदा छोड़ता, सर अलग करता था, धड़ अलग करता था, फिर सर से ही फुटबॉल खेलता था। अच्छा, था बहुत खौफनाक किस्म का क्रिमिनल। अगर इसके पहले कत्ल की बात करें, वो इसने क्यों किया और किसका किया? पहला कत्ल इसने फॉरेस्ट गार्ड का किया था। पुलिस ने कई इसके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, बेतहाशा ऑपरेशन, आखिर तक कोई 40 साल ऑपरेशन ही होते रहे इसके खिलाफ, कामयाबी कभी नहीं हुई। एक दफ़ा हुई थी, वो बेड़ा गर्क हो गया। एक इसने फॉरेस्ट गार्ड के बारे में इसको मुत्तले किया गया इसके नेटवर्क की जानिब से। उन्होंने कहा कि इस फॉरेस्ट गार्ड ने, ये जो अब हमला हुआ है लेटेस्ट पुलिस का, ये इस गार्ड की मुखबरी पे हुआ है। इसने उस पर इतना खौफनाक हमला किया, इतने दर्दनाक अंदाज से उसको मारा कि वो बाकायदा तारीख़ का हिस्सा है कि फॉरेस्ट गार्ड बावर्दी था, मार के जंगल में उसको घसीटा और जानवरों के आगे डाल दिया। ये फॉरेस्ट गार्ड को इसने इबरत का निशान बनाया, और ये कह के बनाया। अच्छा हाँ, एक बात इसकी बड़ी ज़बरदस्त, जो लोग इसको कहते हैं कि इसका वो क्रेडिट समझा जाए, वो ये है कि ये अलल ऐलान कत्ल करता था, छुप छुपा के नहीं करता था, बता के करता था कि मैं ये कर रहा हूँ और मेरा मकसद इसको सज़ा देना है, इसको इबरत का निशान बनाना है। तो ये इसने जितने वाक़यात किए, सिर्फ झांसे में एक मरतबा आया, जब ये मरता है 2004 में, एक दफ़ा पुलिस के झांसे में आया है। वो इसके मुखबर बहुत कार ख़ास थे इसके, उन्होंने मुखबरी की थी, हम डिटेल में जाएंगे उसके। लेकिन फ़िलहाल ये बात बड़ी गौर तलब है कि इसने कभी किसी धोखे बहकावे में आके कार्रवाई नहीं की, ना अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई होने दी, और ये जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जाता था उसे बरमला कहता था कि मैं ये काम करने लगा हूँ। अच्छा, ये भी कहा जाता है जो इसको गोली चलाना सिखाया वो भी किसी फॉरेस्ट गार्ड ने सिखाई। 10 साल की उम्र में ये शिकार करता था हाथी का। 17 साल की उम्र में इसने पहला कत्ल किया। फॉरेस्ट सुपरवाइज़र था, गार्ड नहीं था, सुपरवाइज़र था वो। उस सुपरवाइज़र को इसने मुखबरी के शुबे में कत्ल किया कि इसने मेरी मुखबरी की है, और एक फ़ोर्स जो है वो वहाँ आ गई इस पर हमला करने के लिए। और वो फॉरेस्ट सुपरवाइज़र इसके बहुत करीब तरीन था, जिसे पुलिस ने अपना, सरकारी मुलाजिम था ना, उसको अपना मुखबर बनाया था पुलिस ने, और हमला किया था। उसने कहा था कि फ़लाँ जगह पे मौजूद है। उसकी मुखबरी का जब इसके नेटवर्क ने कहा कि इसने मुखबरी की, तो उसने, वो तो चले गए, भाग गए पुलिस वाले, हमलावर जो थे, जो सर्च में आए थे इसकी। लेकिन इसने क्या किया, इसने उस गार्ड को बड़े बेईमाना अंदाज में कत्ल किया। लेकिन वो था इसका उस्ताद, उसने बंदूक चलानी सिखाई थी। और ये भी एक अजीब सी बात है कि इसने सबसे पहले सरकारी बंदूक चलाई थी। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड की बंदूक चलाई, फॉरेस्ट गार्ड की बंदूक से सीखा हाथी का शिकार करना, फिर उससे इंसान का शिकार शुरू किया इसने। 10 साल की उम्र में ये हाथी मारता था, जंगल के जानवर दूसरे मारता था, और फिर 17 साल की उम्र में इसने पहला ये फॉरेस्ट सुपरवाइज़र कत्ल किया। उसकी बंदूक से सीखा, उसी से सीखा और उसी पे तान ली, और उसके बाद उसको जो है कत्ल करके सुकून से बैठ गया। उसके बाद इसने कहा जी अब अगर हमलावर कोई होगा, हम पे हमला करेगा, गिरफ्तारी की खातिर थी ना, पुलिस को गिरफ्तार करने आती थी। तो इसने उस जंगल के रास्ते में पूरे कर्नाटक की मेन सड़क से जंगल तक, जो
एक बियाबान इलाका था, वहाँ बारूदी सुरंगें बिछा दी। आप इसके नेटवर्क की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि नेटवर्क कितना खौफनाक होगा जिसने एक पैरेलल सिस्टम। सुरंगें तो फौज बिछाती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिछाती हैं। इसने प्राइवेटली, निजी तौर पे वहाँ बारूदी सुरंगें और ऐसा नेटवर्क को बिछाया कि जब वो आते थे इसको गिरफ्तार करने के लिए तो वो फट जाती थी। अच्छा, 93 में भी एक वाकया हुआ कि लैंड माइंस के ऊपर से जो 2 बसेस गुजरी तो 22 पुलिस वाले शहीद हुए। इसके ऑपरेशन के लिए 3 रियासतों की पुलिस, वो रियासतें पूरे मुनज़्ज़म होके इसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो गई और उन्होंने कहा कि खौफनाक ऑपरेशन करना है। बसों पे काफ़िला, गाड़ियों पे वो 2 बसें गुजर रही थी तो वो इसकी माइंस फट गई और माइंस फटने से 22 एहलकार मौके पे मारे गए। 22 एहलकार जाँ बाक हुए। उनमें से इसने बदला लेने की खातिर क्या किया कि ये तो वहाँ मारे गए थे, इस पे जो हमलावर थे उसके बाद इसके कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। ये नहीं है जो 22 शहीद होने के बाद छोड़ना तो नहीं था, 22 मारे गए जो, तो उनके बाद छोड़ना थोड़ी था पुलिस ने। कानून नाफिज करने वाले इदारे फिर ऑपरेशन करते रहे, बार बार करते रहे। उस दौरान इसके 18 अफराद पकड़े गए, 18 बंदे इसके गिरफ्तार हुए जिनको पुलिस ने जाली मुकाबलों में मारा था। 22 के जवाब में पुलिस ने 18 इसके साथी मारे और इसने कहा जी मैं उनका बदला भी लूँगा। और ये गाहे बगाए जब कोई पुलिस वाला इसके हत्थे चढ़ता, बावर्दी होता, उसको मार देता, उसके सर और धड़ को अलग करके सर से फुटबॉल खेलता, तौहीन आमेज़, तज़हीक आमेज़। अच्छा, एक और बात है कि ये प्रिंट मीडिया था उस वक्त, बर सब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया नहीं था। अखबारात की 6 सुर्खियों में इसका तस्करा आता था। 6 सुर्खियों में लिखा होता था कि एक ऐसा क्रिमिनल है जो जंगल में पहुंचने वाले हर शख्स को काबू कर लेता है, भले वो किसी फोर्स का हो। अब वीरप्पन ने जितने पुलिस वाले मारे थे उनसे मीडिया पर्सन, रिपोर्टर्स जो हैं, उनको भी ये तजस्सुस होता था कि यार इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। अदरवाइज़ भी है कि ये भी चाहता था कि मेरी पब्लिसिटी हो ताकि मैं जो या अच्छा ये तो कत्ल है ना, चोरी है, स्मगलिंग है, ये अपनी जगह पे है। ये अगवा बहुत करता था और अगवा ऐसे करता था कि तावान भारी मांगता था। 2 तरह के अगवा इसने किए। बाज़ औक़ात तावान में करोड़ों रुपए मांगा और बाज़ औक़ात तावान में एक दफ़ा 10 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया अपने मुतालबात का। 10 चाहते थे, 3 मान लिए हुकूमत ने। अब 6-7 ऐसे जिसका मैं तस्करा नहीं करना चाहता, वो खुफिया हैं, लेकिन 3 मुतालबात सुने। इसने कहा हमारे फलां 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 जो मेरे बंदे पकड़े छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिए। कर्नाटक पुलिस छोड़ दिए। इसने कहा जी कि फलां जो तकसीम थी पानी की वो मुआहदा कैंसिल करो, नया मुआहदा करो। नया मुआहदा इसकी ख्वाहिश और इसकी मंशा के मुताबिक हुआ, इसके लोगों के लिए, इसके लोगों के लिए पानी की आसानी। तीसरा, नंबर 3 ये हुआ, उसने कहा जी कि मेरे रास्ते में किसी जगह कोई रुकावट नहीं होगी मेरी आमदोरफ्त में और मुझे जाने की खुली छुट्टी दी जाए और मुझे आज़ाद कर दिया जाए, पहरे रास्ते में उठाए जाएं। नाके कहते थे, पहरे कहते थे, वो पहरे और नाके उठा लिए गए। अब बाद ऐसे हैं जो सीक्रेसी को लीक करेंगे और वो सीक्रेसी इखलाकी तौर पे भी दोस्त नहीं है लीक करना और कानूनी तौर पे भी वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। इसलिए मैं 6-7 नहीं बता रहा, लेकिन एक इशारतन बात कह रहा हूँ। इशारतन बात ये है कि 3 रियासतों की पुलिस, हज़ारों की फोर्स, दर्जनों महकमे इसके ताक़ुब में रहे। कहते हैं इसने अपने 30 साल करियर में, जो इसका जुर्म का करियर है, उसमें 184 पुलिस वाले मारे, 184। बट सब 184 वो हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, जिनकी लाशें शनाख्त हुई, मुख्तलिफ तारीख़ें मौजूद हैं इसकी मुजरमाना ज़िंदगी की तारीख़ में। इसका निशाना कभी ख़ता नहीं हुआ। अच्छा, इतना ज़बरदस्त फायरर था, निशानची था कि ये चलते हुए हाथी पे दूर से, काफ़ी दूर खड़ा होके फायर करता था। राइफ़ल थी इसके पास बहुत बड़ी, उस राइफ़ल से फायर करता था और जो उसकी सीधी खोपड़ी में लगता था। अच्छा। और वो हाथी बहुत ताकतवर जानवर है, फिर वो तड़पता था और फिर इसको हलाक करता था। ये 2 बातें बड़ी अहम हैं। बट साहब ये हाथी कैसे जंगल से इसके पास आते थे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। कैसे? इसने, मैंने आपको इशारा बताया किया कि जी पानी की तकसीम का एक मुआहदा था। इसने जंगल में जहां इसका मस्कन था, उस मस्कन में एक तालाब बनवाया। इसकी फोर्स बड़े काम करती थी, नेटवर्क इसका। इसने एक तालाब बनवाया
उसमें पानी रखा और हाथी पानी पीने आते थे। हाथी को भी धोखे से बुलाता था ये, फायर करने के लिए, निशाना बनाने के लिए। हाथी पानी पीने आते थे, तब इन पे गोली मारता था दूर खड़े होके। हाथी बहुत जल्दी बिदक भी जाता है और भाग भी जाता है, जान बचाने के लिए सारा भागता है। हर जीरू जो है भाग जाता है ना, भले वो जानवर है इंसान है। तो ये खोपड़ी में निशाना मारता था। एक तो इसकी क्वालिटी, दूसरी एक और क्वालिटी, बट सब जंगल में इसने सारी उम्र गुजारी थी, ये जानवरों की बोली जानता था। अच्छा, जानवरों की बोली समझता था, जानता था, और जानवरों को उनकी ज़बान में अपने पास बुला लेता था। अच्छा, जानवरों पर तो जुल्म करता था ना, हाथी को मारता था। तारीख में ये भी लिखा है, इसकी मुजरमाना तारीख में, कि इसकी बाज़ जानवरों से दोस्ती भी थी। कौन कौन से? अब एक जुमला मैंने इब्तिदा में कहा कि ये जंगल का बादशाह था, तो शेर सिर्फ खाता ही था हर जानवर को, प्यार भी तो करता था ना, अपने पास भी तो बुलाता था ना। तो ये कई बार ये बात, अच्छा 5-6 जो है ना कैमरामैन, फोटोग्राफर, मतलब स्टिल फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफर एक दफ़ा आए वहाँ जंगल में इसके शूट करने, उसको पकड़ लिया, बिठा लिया, 8-9 रोज़ उसको बांधे रखा। उनको खाना पीना देता था लेकिन बांधे रखा। उन्होंने इसकी ज़िंदगी पे जो फिल्म बनाई, और इसी फिल्म बनाने की वजह से छूटे वो, रिहा भी इसी वजह से हुए। इसने कहा मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, मेरा ये करो, फलां, जो भी था, तस्वीरें बनाओ मेरी। शौक़ था इसको पब्लिसिटी का, तो उनको इसी बना पे छोड़ा गया था। उन्होंने आके जो कहानियाँ बताई हैं ना उन जर्नलिस्टों ने, वो ये कहते हैं कि ये जानवरों से प्यार की, मोहब्बत की ज़बान उनकी बोली बोलता था। तो वैसे ये कहानियाँ लगती हैं? ये कहानियाँ लगती हैं, लेकिन ये इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का एक बाब है। और कैसे है वो? ऐसे है कि ये कुछ कहानियाँ खुद बताता था ताकि शेयर सुर्खियों में आए, अखबारात की, रिसालों में, किताबों में बड़ी कहानी है इसकी। फिर इसने एक काम ये किया कि जो इंटरव्यू दिए ना, इसने तीन इंटरव्यू दिए इस लाइफ में, 3 बड़े इंटरव्यू। एक पे फिल्म बन गई, बाद में मरने के बाद बनी। उससे पहले 2 इंटरव्यू अखबारात की जीनत बने। उसमें कई बार इसने ये क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मुझे जंगल में कोई चीट नहीं कर सकता, वो भले इंसान है या जानवर है। अच्छा, इसे जंगल का शैतान भी कहते थे? इसे शैतान इसलिए कहा गया कि जंगल में बैठ के ये जानवरों का शिकार करता था, बिलखुसूस हाथी का। शैतान इसलिए भी कहा गया कि चंदन की लकड़ी की दरख्त को काटना की ममानियत, फ़रोख्त पे, ख़रीद पे ममानियत, चीज़ें बना के बेचना ममानियत, स्मगलिंग ममानियत तो है ही है, फिर हाथी के दांत की ममानियत। हर वो काम जो कानून की नज़र में ममनू है, ममनू बोर का असला नहीं इस्तेमाल कर सकते आप, लाइसेंस इशू नहीं होता, जो भी है, तो जो चीज़ ममनू करार दी जाए ये उसको अपने ऊपर हलाल कर लेता था। वैसे इसे जंगल का शैतान कहना बनता भी था, जिस तरह से इसने 184 पुलिस वालों के सर काटे और फिर उनसे फुटबॉल भी खेला। बट साहब, ये फुटबॉल खेलने वाला जो है ना मामला, ये एक तौहीन का आंसर है कि आपके अंदर इंतकाम की वो आग सुलग रही है कि आप एक शख्स को कत्ल करते हैं, उसकी जान लेते हैं, बाद में उसका सर तन से जुदा करके उसके सर को ठोकरें मारते हैं। ये फुटबॉल खेलना नहीं है, ये असल में तौहीन और तज़हीक की बदतरीन मिसाल है कि जो आप ठोकर मार के उसको कहते हैं जान छुड़ाई है मैंने तुझसे। ये मैसेज है। कराची का वाक़या, उज़ैर बलोच वाले प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल बताई थी कि उज़ैर बलोच की आदत थी कि अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को कत्ल करता और बाद में जो है वो ठोकरें मार के उसके सर को पहले तन से जुदा करते, धड़ अलग सर अलग, और फिर ठोकरें मारते थे, फुटबॉल बनाते थे। वीरप्पन ने ऐसा काम किया था जो पाकिस्तान में भी डराया। उज़ैर बलोच ने इसी की तकलीद की थी और उसी को मिसाल के तौर पे अपने साथ मिलाया इस बात को, और अपने मुखालफिन के सरों को फुटबॉल के तौर पे इस्तेमाल करता रहा। अच्छा, ये तो इतना वहशी था, इसने अपनी बेटी को भी मार दिया था। बट साहब, इसकी जो शादी है ना वो मोतो लक्ष्मी नामी एक खातून से हुई। 1991 में हुई शादी। 91 में शादी हुई। ये खातून जो थी, इसके बतन से 3 बच्चियों ने जन्म लिया। इसके कोई औलाद नरीना नहीं थी, ये 3 बेटियां इसकी। एक बार एक पुलिस टास्क फोर्स थी, पुलिस फोर्स ने
इसकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। जो इसकी तीसरी बेटी थी ना, उसकी पैदाइश हुई, अभी नौमौलूद बच्ची घर में है। तो पुलिस वाले आए इसकी गिरफ्तारी के लिए, तो बच्ची रो पड़ी, चीखो पुकार से, बच्ची छोटी नौमौलूद बच्ची, वो रो रही थी। तो ये इतना क्रूअल था, खूंखार था, इसने अपनी मासूम नौमौलूद बच्ची का गला दबा के उसको मार डाला। अच्छा। इसके दिलो दिमाग पे, जहन पे कत्ल और खून हर वक्त सवार रहता था। मैंने एक जुमला कहा था शुरू में कि खूंखार भी था और सैडिस्ट भी था। सैडिस्ट कहते हैं किसी को मारकर खुशी महसूस करने वाला। अच्छा। वो सैडिस्ट प्लेयर ले रहा है ना। ये सैडिस्ट इस हद तक था कि इसने अपनी बच्ची को मारा कि मैं हालात का जायजा ले लूं, पुलिस क्यों आई है, कौन आई है, कैसे आई है। ये मोतो लक्ष्मी जो है ना, इसके आंखों के सामने इसकी बेटी को छीना उसकी गोद से, और छीन के उसका गला दबाया और मौत के घाट उतार दिया। इस कदर खूंखारी में इसने ये काम किया। दुश्मन को तो उनको मारता था, सगी औलाद को मार दिया। माँ की आंखों के सामने तड़प तड़प के जान दी उस बच्ची ने, नौमौलूद बच्ची बेचारी। अब आप ये देखें कि ये 9 अप्रैल 1993 का एक वाकया, जो आपने तस्करा बरसबीले तस्करा किया कि इसे पकड़ने के लिए बसें आई 2, इसने माइंस बिछाई हुई थी। वो माइंस जो हैं वो फटी और 22 बंदे चले गए। पुलिस ने उसके जवाब में इसके बंदों को गिरफ्तार किया जंगल के अंदर से, गांव से। अच्छा, गांव में बहुत ऑपरेशन होते थे इसके। जो उसका गांव था जहाँ ये पैदा हुआ था, उसमें पुलिस ने कई बार ऑपरेशन किया और 2 काम वहाँ करते थे। क्या? पुलिस ने जब भी ऑपरेशन किया इसको गिरफ्तार करने के लिए, तो लोग तो इसके खिलाफ गवाही नहीं देते थे, तो उनको पुलिस पकड़ लेती, गिरफ्तार कर लेती थी, थाने ले जाती थी, वहाँ जाकर मारपीट करती थी। कई लोगों को सजाएं भी दी एहानत जुर्म में, कि अबेटमेंट की है, इसको इश्तिहारी है, फलां पना दी है। कई दफ़ा इश्तिहार निकले इसके, बेतहाशा बार जो है ना इश्तिहारी करार पाया, गिरफ्तार नहीं हुआ। तो जिन लोग इसके गांव के लोगों पर पुलिस ने अरसा हयात तंग रखा, कई दफ़ा मारपीट की, घसीटते हुए ले गए, थानों की हवालात में रखा, जेलों में भेजा। अच्छा, ये अपने गांव के लोगों के लिए वैसे भी रॉबिन हुड था, उनकी मदद करता था। लोग कहते हैं कि रॉबिन हुड था। मैंने बहुत से क्रिमिनल जो हमने जिक्र किया, जिनके पे हमने प्रोग्राम किए, शोज़ किए अपने, उन शोज़ में हमने बताया कि कई रॉबिन हुड बन के सामने आए थे, ये भी था। लेकिन आप ये देखें कि पुलिस वाले जो मुतासरीन होते जिनको मारता था, उनकी एग्रीव्ड मुतासरा फैमिली जो है, उनको तो इनाम कराम देते थे। जो उसको पकड़ने के लिए जाता था उनको भी देते थे इनाम कराम, लेकिन नौकरी मुलाजमतें देते थे मुतासरा ख़ानदानों को भी। जो इसकी मुखबरी करे उसे इनामात से लाद देते थे, कई बार इनामात दिए। ये दूसरे लोगों की भी भलाई करता था। अपनी एक बहन को एक डिस्पेंसरी मुलाजिम करवा दिया। कुछ अरसे बाद क्या होता है कि वो खुदकशी कर लेती है। वजह क्या थी? उसे ये कहा गया कि उसकी मुलाजमत पे उसको हरास किया जाता है। अच्छा। और हरास करने का जिम्मेदार है श्री नवाज नामी एक सरकारी मुलाजिम। अच्छा। इन्होंने कहा श्री नवाज जो है ना, उसने मेरी बहन को खुदकशी पे मजबूर किया। श्री नवाज के खिलाफ ये ऐलान जंग कर देता है। ये कहता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसको कितने ही लोग थे, कितने ही लोग जिनकी मौजूदगी में अगवा किया, अगवा करके उसको कत्ल किया और श्री नवाज से अपनी बहन की खुदकशी का बदला लिया, इतने तौहीन आमेज़ तरीके से कि उसका सर भी जो है तन से जुदा करके फुटबॉल खेला उससे। और ये एक वाक़यात नहीं है, ये श्री नवाज का वाक़या तो ऐसा है जो उसने बहन की खातिर किया। मुखबरियों के जो मुखबर थे इसके ख़िलाफ़, उनके साथ भी ये सलूक करता था। अब बट साहब जुलाई 91 में ना, अर्जुन इसका छोटा भाई था, उसको किसी तरीके से अप्रोच कर लिया गया। किसने किया? सरकारी एजेंसियों ने, इदारों ने अप्रोच किया और उससे कहा कि जनाब हमें फ़लाँ काम करवाना है, पब्लिक का झांसा देके कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ काम करवाना चाहते हैं। उसके धोखे से इसको बुलाया। ये करता क्या था, जब एक रियासत की पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे इसके पीछे चलते थे, तो ये चुप करके नकल मकानी करके दूसरे इलाके के जाता जंगल में ही था, किसी बस्ती में नहीं रहता था,
दूसरे जंगल के इलाके में चला जाता था, दूसरी रियासत के, ताकि वहाँ की रियासत वहाँ तक पहुँचने में वक्त लगाएगी। इसके दोस्तों ने कोशिश की कि इसको बचाएं, इसके मुखालफिन जो जंगल में इसके पैरेलल निज़ाम हुकूमत रियासत चला रहे थे, उन्होंने कोशिश की इसको फंसा दिया जाए। इसकी मुखबरी वो मुखालिफ करते थे, लेकिन आहिस्ता 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 91 से 94 तक इसने अपने उस जंगल में जहाँ की बादशाहत थी इसकी, उस जंगल के तमाम ग्रुपों को ख़त्म कर दिया, चुन चुन के मारा, उनके ख़िलाफ़ इतनी भयानक कार्रवाइयाँ की, वो सारे के सारे इसके दुश्मन ख़त्म हो गए। और अब ये तन्हा बिल्कुल सोलो फ्लाइट के तौर पे ये प्रवास करता रहा, और इसे किसी पुलिस वाले ने टच नहीं किया। 4-5 साल का अरसा तो ऐसा था कि जो पुलिस वाले इनकार करते रहे कि हम इसके जो है ना खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 92 में इसका एक साथी था गोरोना मशहूर शख्स था, बदमाश था, उसको मार दिया पुलिस ने। पता ये लगा कि मुखबरी हुई थी कि साथी है उसको गोरोना को मार दिया। इसने क्या काम किया, इसने बदला लेने के लिए पुलिस से रामपुरा पुलिस स्टेशन, रामपुरा थाना उस रियासत का सबसे बड़ा थाना है, उस पर भरपूर हमला कर दिया, सारा असला लूट लिया, पूरे थाने का सरकारी मालखाना जिसमें बारूद असला रखा जाता है, सरकारी मालखाना लूट लिया, पुलिस की वर्दियां चोरी कर ली, उठा ली। रामपुरा थाना सारा खाली करके इसकी पूरी टीम बड़ी आसानी से बाहर आई और फिर जंगल में आ गई। अपने साथियों को, अपने भाई को, अपनी बहन को प्रोटेक्शन देता था और हर हद तक जाता था उनके तहफ़्फ़ुज़ में। एक अजीब सी बात यह है कि इससे गिरफ्तारी में जिंदा या मुर्दा, इससे गिरफ्तारी में नाकामी पर, इसे पकड़ने में नाकाम हो गई पुलिस, तो 3 रियासतों की पुलिस ने सर जोड़ लिए। अच्छा। और कहा जी इसको पकड़ने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की जाए। तो उन्होंने एक STF, मैंने आपसे कहा कानून साजी भी करता था, कानून बदलवा भी देता था, एक नई फोर्स भी इसकी वजह से बनी, स्पेशल टास्क फोर्स, STF उसको कहते थे, स्पेशल टास्क फोर्स। ये अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार गिरफ्तार हुए, उस गिरफ्तारी की क्या कहानी है, बचा कैसे उससे? इसकी गिरफ्तारी जो हुई मुखबरी पे हुई थी। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ के एक फॉरेस्ट वाले जो है ना मुलाजमीन, वो गिरफ्तारी के लिए इसकी मुखबरी करते रहते थे। इसकी मुखबरी हुई कि ये जंगल में ही मौजूद है और तन्हा है। वो जंगल में आई फोर्स, पुलिस फोर्स, वो उसने पकड़ लिया इसको। अच्छा। पकड़ के इसको फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में ले गए, जंगल के अंदर ही रेस्ट हाउस था, वहाँ ही बैठा था। इसकी खातिर तवाज़ो भी की उन्होंने, सुना अच्छी तरह। फिर उसके बाद जो है पूछा, सारी तफ्तीश होती रही, सब कुछ होता रहा। इसने अचानक उनसे कहा कि यार मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो मुझे सिर मालिश करवाएं, तेल दें। वो तेल की शीशी ले। उन्होंने कहा कि जंगल का बादशाह तो है ही है, इसके सिर में तेल झंसा अच्छी तरह। तेल झंसने के बाद इससे कहा जी और कोई बात? उसने कहा बस ठीक है, कोई नहीं, मैं चाय पानी छानी पीता हूँ, खाना खाता हूँ। उसको बिठा दिया। इसने क्या किया कि इसने सिर में तेल लगाया, फौरी बाद अपनी कलाइयों पे तेल लगा लिया, दोनों कलाइयों पे, दोनों में हथकड़ियाँ थी। अच्छा, मकसद क्या था? तब भागना जाए ना। इसने हाथ लगाया कि पुलिस ने तो दोनों में हथकड़ी लगाई थी, भागना जाए। इसने हाथ अपने नरम किए, उनको तेल लगा के, लुब्रिकेंट हो गया ना, वो लुब्रिकेशन के बाद हथकड़ियाँ दोनों बाहर निकाली और ये भाग गया। अच्छा। वहाँ से पुलिस को जुल दे के फरार हुआ और 2004 तक ये काबू नहीं आया फिर किसी के। पुलिस वाले हमेशा आते, नाकाम होते। एक दफ़ा पुलिस ने इसकी बीवी को पकड़ लिया, लक्ष्मी को। अच्छा, इसके होते हुए या इसके मरने के बाद? नहीं, इसकी ज़िंदगी में गिरफ्तार। अच्छा। इसकी ज़िंदगी में गिरफ्तार किया। फिर इसने मुतालबात जो पेश किए उनमें अपनी बीवी की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था और ये कहा कि मेरी बीवी को रिहा किया जाए, और रिहा भी करना पड़ा। बीवी कसूर, देखे बीवी पे तो आप ये इल्ज़ाम दे रहे हैं ना कि वो पनाह दी उसने इश्तिहारी को। भाई वो तो घर ही आएगा ना अपना इश्तिहारी, तो वो क्या पनाह दे रही, तो अपने घर आ रहा है। अगर तो उसका घर कोई और होता तो वहाँ पनाह देती, तो चलो 216 ताज़रात पाकिस्तान जिस तरह होती है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी हो, जो भी है उसके तहत सज़ा होती। लेकिन वो खातून तो खातून खाना थी, तो उसी के पास ने वहाँ आना था। अच्छा, पुलिस तो इसे पकड़ने में नाकाम रहती थी, एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनी इसके लिए। 3 इजला। बट साहब ये बड़ी अहम बात है कि एक रियासत की पुलिस नाकाम हो गई, एक रियासत की, तो फिर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, इनकी मुश्तरका फोर्स थी। ये भी एक नया नाम, नई फोर्स जन्म ली इसकी वजह से।
और वो उसका नाम था, और वो आज तक है। उनको जंगल की तरबियत दी गई कि वो देखें, अनजान शख्स जिसको जंगल का पता नहीं, रास्ता कहाँ से एंटर होता है, कहाँ से निकलता है, और इसके लिए तो जंगल इसका घर था। जंगल इसका घर था, उनके लिए अजनबी जगह थी। तो उनको जंगल की जो है ना वो दी गई कि ट्रेनिंग, उनको तरबियत होनी चाहिए कि जंगल में कैसे, जानवर भी तो हमलावर हो सकता है, इसकी फायरिंग भी खुल सकती है, इसके साथी भी आ सकते हैं। उनको वहाँ के बर्ताव की ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग ऐसी थी भट्ट साहब, अब आप ये देखें कैसी अजीब सी बात है, ये तो बोली भी जानता था उनकी जानवरों की, और जो फोर्स जाएगी वो क्या करेगी। तो उन्होंने 3 इजला ने मिल के एक ऐसी फोर्स तश्कील दी जिनके लोग जिस तरह की इसकी ज़िंदगी से उससे हम आहंग भी थे, उसी तरह के तरबियत याफ्ता भी थे, और वो इस तरह के छल्लावा कहते थे ना इसको, शैतान कहते थे, छल्लावा कहते थे, जंगल का बादशाह, जो भी इसके नाम थे, इस छल्लावे को काबू करने की सलाहियत भी रखती थी। इन्होंने उसको वहाँ भिजवाया, जयललिता वहाँ की तमिलनाडु की सीएम, उस सीएम की सरबराही में ये इजलास हुआ कि कुछ ना कुछ किया जाए। इस दौरान ये डॉक्टर राजकुमार, जो वहाँ की लोकल शोबिज़ इंडस्ट्री का पूरा भरपूर किस्म की शख्सियत का मालिक था, फिल्म स्टार था, कर्नाटक फिल्म स्टार, उसको ये काबू करती, उसको पकड़ता है अगवा की नियत से, और रिहाई के एवज कितने पैसे मांगता है, कहते हैं 50 करोड़ रुपए दिया था। 50 करोड़ रिहाई के एवज दिया, लेकिन ये सरकार इनकार करती रही, लेकिन शवाहिद मिल गए कि बाकायदा रकम के एवज, आपको पता 3.5 माह, तकरीबन 3.5 माह, कितने 100 कितने दिन बनते, 108 दिन, तकरीबन 3.5 माह वो इसकी हिरासत में रहा। मुगवी के तौर पे उसने ज़िंदगी गुजारी। उसने भी अपनी कहानी आगे बयान की। अच्छा। वो भी इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है, वो जो फिल्म में भी इसके शामिल है। बट साहब, इस शख्स के, डॉक्टर कुमार के अगवा के बाद एक वज़ीर उनका वहाँ का लोकल नगप्पा, उस वज़ीर को ये 2002 में अगवा करता है, जिसके बाद वो तीनों रियासतों की हुक्मरानी जो है ना वो लरस जाती है। और ये इतना खौफनाक किस्म का अगवा था जिसको महज अगवा तक रखता तो और मामला था, लेकिन उसको कत्ल किया इन्होंने। अच्छा। उसको कत्ल ऐसा किया, उन्होंने कहा जी कि ये जितना हमारे खिलाफ कार्रवाई का जिम्मेदार है वो ये शख्स है, इसने अपनी रियासत में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, इसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। अच्छा, उससे इसने बदला लेना था या डिमांड्स करनी थी हुकूमत से? डिमांड्स भी की, लेकिन डिमांड्स को सीरियस नहीं लिया हुकूमत ने, डिमांड्स की। अगर हम देखें, एक फिल्म स्टार को छुड़वाने के लिए हुकूमत जो है 50 करोड़ दे रही है, तो अपने वजीर के लिए नहीं दिए? ये यकीन नहीं था उनको कि ये ऐसा कर सकता है। इनको यकीन, देखिए रियासत को अगर पता हो कि हमारा वजीर मारा जाएगा तो हर एंड तक जाएं वो। उस टाइम पर निगोशिएट कर रहे होंगे। देखिए ये निगोशिएट तो कर रहे होंगे, ठीक है, वो अपनी जगह पे बात है, लेकिन इसने जिम्मेदार ठहराया था इस वजीर को जो टास्क फोर्स का ऑपरेशन था उसका। और वो कहते ये हैं कि हमारी वजीर आला जो थी, उस वजीर खातून वजीर आला, उस जयललिता, उसने इसको जिम्मेदारी दी थी इस वजीर को। इसने हमें चैलेंज किया। असल में इसके 2 वजूहात हैं। एक तो जिम्मेदार ठहराया गया टास्क फोर्स के ऑपरेशन का इसको, दूसरा ये था कि ये बड़े शख्स को अगवा करके, मार के, कत्ल करके शह सुर्खियों की जीनत बनता था प्रिंट मीडिया के। अच्छा। इन्हें कहा जी कि मेरा नाम बन जाएगा, और बन भी गया कि जी मैंने ये जो वजीर है इसको मारा है, नगप्पा। इसने वहाँ के अपनी रियासत के वजीर को कत्ल करना कुछ सौखा काम था। पुलिस इसी बात में थी, हुकूमत इस नेगोशिएशन में थी कि अचानक उसको लाश मिलती है इस वजीर साहब की। और इसके बाद फिर वीरप्पन का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। डाउनफॉल ये था कि हुकूमत एक नहीं 3 रियासतों की वो सर जोड़ के बैठ गई, और उसने कहा कि अब इसका कोई इलाज करना है, अगर अब इलाज ना किया तो हम इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे, और इस तरह के कई और ग्रोह जो हैं वो मंजर आम पे आ जाएंगे, हर शख्स सर उठा लेगा। अच्छा, 20 साल तो ये पकड़ा नहीं गया, फिर क्या ऐसा फोर्स करती है कि इसे पकड़ लेती है?
और पकड़ना था या मारना था? देखें, मैंने आपको कई बार कई शोज़ में ये बताया है कि इस तरह के हार्डेंड क्रिमिनल का जो इबरतनाक अंजाम होता है ना, वो सबक आमोज़ है। अच्छा। वो हर क्रिमिनल के लिए एक सबक है, लेसन है। जब मुश्तरका टास्क फोर्स बनती है, जिसका नाम STF स्पेशल टास्क फोर्स रखा जाता है, विजय कुमार को उसकी सरबराही सौंपी जाती है। विजय कुमार जो है, उसे ये मलका हासिल था कि उसका हमला नाकाम नहीं होता, जो टारगेट टास्क उसको दिया जाता है वो अधूरा नहीं छोड़ता, और वो जो टीम टीम की सिलेक्शन का इख्तियार भी उसको था कि वो अपनी टीम खुद बना ले। विजय कुमार जो है वो जाता है इसके ऑपरेशन के लिए। सारी फोर्स, जिसमें मैंने बताया कि नंबर 1, 2 और 3, इन सब को जो है ना, वो ये टास्क मिल जाता है कि तुमने इसे पकड़ना है, भले जिंदा या मुर्दा, शूट एट साइट। दुनिया में 2 बड़े इवेंट हुए हैं जिनकी हेड मनी ज़्यादा रखी गई है। एक इंडिया से बैरून मुल्क फरार हो गया, और दूसरा ये था। वीरप्पन जो है, ये दूसरी मिसाल थी। भारतीय सरकार ने इसके सर की कीमत रख दी। सर की कीमत का मतलब ये है कि लोग इससे करीब जाकर तो पकड़ना मुश्किल होगा उनके लिए, गोली मार के मुर्दा ले आएंगे तब भी पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, वो भी कहते हैं 50 करोड़ थी। 50 करोड़ रुपया उस दौर में, आप अंदाज़ा लगाएं, अर्ली 2000 में इसकी ये अमाउंट, बड़ी अमाउंट थी। वो कहता है जी इसकी वीडियोज़ ले आओ। विजय कुमार नामवर तफ्तीशी था, वो कहता है इसकी वीडियो ले आओ सारी। वो वीडियो देखता है, इसकी वीडियो देख रहे हो, सारे अफसर बैठ जाते हैं, पूरी टास्क फोर्स वीडियो देखती है। अच्छा, एक वजीर भी एक शामिल था, कैबिनेट का मेंबर, वो भी देख रहा था, फिल्म देख रहे थे। अचानक एक वो चौंक जाता है विजय कुमार। विजय कुमार तफ्तीशी अफसर है और नामवर है। वो कहता है ये सीन रिपीट करो। वो रिपीट करते हैं सीन। तो पता ये लगता है कि एक दफ़ा वो किताब पढ़ रहा है। किताब, अच्छा, उस पर किताबें लिखी गई ना, उसके चैप्टर किताबों में शामिल हुए वीरप्पन के। वो खुद भी किताब बीन था, शौकीन था, रीडिंग हैबिट्स थी उसकी। वो किताब पढ़ते पढ़ते अचानक गौर से जब देखता है ना, ऐसे देखता है जिससे लगता है कि इसकी नज़र कमज़ोर है। विजय कहता है कि इसको रिपीट करो। वो रिपीट करते हैं। वो जब अजीब सा सूरत हाल ना, उस पर उसको कहता है फोकस कर लो। वो फोकस करते हैं, वो देखते हैं सारे, तो पता लगता है जी कि वो गौर से देख रहा है, जैसे उसको दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा बस यही पॉइंट है। इसको वो अपने तफ्तीश का फोकस पॉइंट करार देते हैं। 3-4 दफ़ा उसको रिपीट किया। अब ये तारीख में लिखा है कि 3-4 बार रिपीट हुआ। 3-4 बार रिपीट हुआ, और रिपीट होने के बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि ये तो पता लग गया कि इसकी बीनाई कमज़ोर है, ये गौर से नहीं पढ़ पा रहा। अब वो अपने मुखबरी का नेटवर्क बढ़ाते हैं टास्क फोर्स वाले, और वो कहते हैं कि कोई ऐसा बंदा पैदा करो जो हमें ये बताए इसके बारे में, इसकी फिज़ीक कैसी है। अच्छा, एक बात सॉरी मैं भूल गया अपने नाजरीन के इंटरेस्ट के लिए। ये ख़तरनाक, खौफनाक जाहिर और साबित करने के लिए इतनी बड़ी मूंछें रखता था कि इसके चेहरे से बड़ी मूंछें थी, और ये मूंछों को ताऊ आंखों के करीब लाके देता था। बड़ा पतला दुबला स्लिम स्मार्ट था, चाको चौबंद था, जंगल की उसमें वो थी, वो मोटापा था ही नहीं। तो ये इसकी मूंछें इतनी बड़ी थी कि इस मूंछों बड़ी को वो ताऊ आंखों के करीब लाके देता था, फिर छोड़ता था। तो वो चेहरा अजीब सा, मतलब इसके चेहरे को इसकी मूंछों ने ढांप रखा था, बस ये समझ लें। और दहशत थी उसकी, दहशत, वो मूंछें ही दहशत की लामत थी। और मैंने जो आपको बताया, वो जो 5-6 कैमरामैन पकड़े थे, फोटोग्राफर्स, जर्नलिस्ट, उन्होंने इसकी ज़्यादा तस्वीरें, इसकी एक्शन तस्वीरें बनाई हैं जो मूंछों को ताव देते हुए हैं। ज़्यादातर यही हैं, हमने देखी है वो। अब वो तारीख का हिस्सा है। बट साहब, इसने क्या किया, विजय कुमार ने, इसने उनसे कहा जी कि वहाँ का लोकल कोई मुखबर पैदा करो। मुखबर पैदा कर लिया, 2 मुखबर हो गए, इससे करीब 3 मुखबर। उन्होंने कहा कि इसकी आंख में मोतिया है। अच्छा, उन्होंने कहा ओके। फोर्स ने विजय कुमार की सरबराही में ये मुतय्यन कर लिया रास्ता कि हमारी तफ्तीश का एंगल ये होगा। उन्होंने कहा जी कि इसको इस बात पे मजबूर करवाओ, मुखबरों के ज़रिए किसी तरीके से इसको मजबूर करवाओ कि ये इलाज के लिए जंगल से बाहर हॉस्पिटल में आए। अच्छा, क्योंकि जंगल में तो वैसे ही लैंड माइन्स थे।
जंगल में तो ना इलाज मुमकिन था, और वहाँ कैसे, वहाँ तो ऑपरेशन भी नहीं करना चाहती थी पुलिस। तो उन्होंने इसके अकरबा में से बहुत करीब थे 2 लोग अपने मुखबर पैदा कर लिए, और 2 मुखबर जो हैं उनको हिदायत विजय कुमार, 2 दरमियान में फॉरेस्ट वाले, 2 फॉरेस्ट वाले भी थे, 2 मुखबर से करीब के थे, 2 फॉरेस्ट वाले भी थे जो इन्फॉर्मेशन देते, कहा आगे लेफ्ट क्या राइट क्या फलां। वो एक नेटवर्क बन गया जो स्पेशल टास्क फोर्स उससे हर वक्त हर लम्हे मुखबरी लेते रहे, और मुखबरी लेके करते थे कि हमने अब ये किस तरह इसको काबू करना है। एक दिन ये तय हो गया कि ये इलाज करवाने की गर्ज से फलां हॉस्पिटल जाएगा। ये जो उन्होंने इसको झांसे में लाने के लिए नेटवर्क तश्कील दिया, उस नेटवर्क में एक बड़ा रोल एक एम्बुलेंस का था। अच्छा। वो एम्बुलेंस नीली बत्ती जला के और वो फिरती थी कि जनाब ये हर दूसरी एम्बुलेंस जा रही है, आ रही है, इसको यकीन हो जाए। इसको ये कहा गया, इसके मुखबर का नेटवर्क था, उसके ज़रिए ये कहा गया कि जनाब ये जो है ना, रिपन को बताया गया कि ये एम्बुलेंस जो है ना ये मरीज़ों के लिए है, जो यहाँ से मरीज़ों को लेके जाती है हॉस्पिटल में, फिर दिखा के वापस ले आती है। अच्छा। तो बड़ा आसान है। ये तैयार हो गया, और ये तैयार ऐसे हुआ, इसने 2 काम किए। इसने कहा जी कि ठीक है फ़लाँ वक्त फ़लाँ वो कर लो। उन्होंने ये बताया कि 18 अक्टूबर 2004 जो है उस दिन आपको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे और फिर आराम से इलाज करा के वापस आ जाएंगे, आपकी आंखों का ठीक हो गया। था ये होशियार, इसको शक तो था कि मुखबरी ना हो जाए। इसने कहा जी कि कोई शख्स बाहर नहीं बताएगा कि मैं फलां तारीख को जा रहा हूँ। ओके, सबसे हल्फ ले लिया, फ़र्ज़ करें हल्फ ले लिया। दूसरा इसने क्या किया, अपनी मुजरमाना ज़िंदगी की तारीख़ में पहली बार, जो जंगल में 30-40 साल रहा ये, इसने अपनी मूछें मुंडवा दी। अच्छा। वो जो बड़ी खूंखार और खौफनाक मूछें थीं वो कटवा दी और क्लीन शेव हो गया कि पकड़ा ना जाए, कि पकड़ा ना जाए। लोग पहचानते तो, इसकी शनाख्त तो मूछ थी, तो मूछ जब कटवा दी, ये एम्बुलेंस पे बैठ गया। सारा प्लान तैयार हो गया, एम्बुलेंस आई, इसको बिठा लिया। 4 साथी और थे, और एक ड्राइवर भी और एक आगे वाला और शख्स भी, 2 मुखबर भी थे इसके, जो रियासत के मुखबर थे। आप उसे स्टेट इन्फॉर्मर समझो, वो स्टेट इन्फॉर्मर थे। ये तयशुदा रास्ते में जहाँ से इसने गुजरना था, उन्होंने घात लगा ली पुलिस वालों ने। विजय कुमार की वो फोर्स जो स्पेशल टास्क फोर्स थी, उसने रास्ते में नाका लगाया, और वो भी जंगल की ओट में, पहाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, कहीं भी वो बैठ के घात लगा के कि ये जब आएगा तो फिर हम इस पे हमलावर होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा इबाम है, आप इबाम समझ लें, उसको तनाज़ा समझ लें, इसको मुतनाज़ा कर लें। वो कहते हैं कि एम्बुलेंस आई, और वो उसने ये तय किया था कि जब तुम हमारे करीब पहुंचोगे तो पीछे से बत्ती बंद लेके आना, ताकि पता ना किसी को चले, हमारे करीब आके एकदम लाइट ऑन कर देना। वो जब करीब आए, एकदम उसने नीली बत्ती ऑन की, तो पुलिस वाले वो समझ गए, उन्होंने पोजीशन ले ली, और ये जब आई तो आगे इनके एक ट्रक खड़ा कर दिया। अच्छा। ट्रक ऐसे यूं बस आगे रुकी है एम्बुलेंस, ट्रक आगे था कि शायद रास्ता बंद है, ये समझ के जी ये रुकी आगे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस रुकी, रुकते साथ ही फौरन जो है ना, लेफ्ट और राइट बैठे हुए थे, ड्राइवर राइट पे था और लेफ्ट पे वो था अटेंडेंट, वो दोनों उतर गए। मुखबर थे वो दोनों उतर गए। ये समझ गया कि मेरा मामला ख़राब है, कि मेरी मुखबरी होगी और मेरे कत्ल का ही बंदोबस्त हो गया। टास्क फोर्स ने मौका दिया कि गिरफ्तारी दे दे। टास्क फोर्स के बारे में 2 चीज़ें। एक ये कहा गया कि उसने हाथ हिलाकर ये कहा कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। जब रुक जो गई गाड़ी, एक ये कहा जाता है कि टास्क फोर्स ये कहती है कि हमने फायर किया, अंदर से फायरिंग हुई, 3 लोग अंदर और थे, 4 थे बल्कि, वो 2 तो भाग गए, वो तो उनके साथी थे ना, उनको तो बचाना था। इन्होंने कहा जी कि और लोग भी अंदर बैठे हुए हैं, तो लेकिन कहते ये हैं कि उस वक्त 338 गोलियां चलाई गई टास्क फोर्स की जानिब से, तकरीबन 338 गोलियां उन्हें फायर किए, और ये सारे के सारे अंदर ही ढेर हो गए एम्बुलेंस के अंदर। एक तो ये मौक़िफ़ है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि पुलिस ने उसको ज़ख्मी हालत में जाके पकड़ लिया। 3-4 रोज़ हिरासत में रहने के बाद उसको मारा गया। एक ये मौक़िफ़ है। अब खौफ वही जो मैंने शुरू में बता दिया कि पुलिस मुकाबला रिवायती अंदाज का था। वो रिवायती नहीं था
कि जी छाती छुड़ाने आ गए थे, वो नहीं था। कि पुलिस नाका लगा के बैठी हुई थी, घात लगाए, घात नाका नहीं था, घात थी बाकायदा, घात लगा के बैठे थे। और जब ये आए एम्बुलेंस में तो फ़ौरन जो है ना फायर खोल दिया गया और ये मारा गया। जवाबी फायरिंग भी हुई, हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत की, जो भी था पुलिस ने उसको मार दिया। लेकिन दूसरी बड़ी जो एविडेंस मिली है, जो अदालत में उसकी जुडिशल इंक्वायरी के दौरान बात सामने आई, वो ये थी कि पुलिस ने इसे ज़िंदा निकाला एम्बुलेंस से और उसके बाद 3 दिन की हिरासत के बाद जो है इसको मारा गया। अच्छा, टॉर्चर किया पुलिस ने इसे? टॉर्चर किया। इससे बहुत जब खौफनाक इंकशाफ होने लगे, बड़े बड़े राज अफशा होने लगे, बड़े बड़े जो मुलविस थे इसकी सरपस्ती में, अफसरान, एहलकार, वुज़रा, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेस्ट के खासकर मुलाजमीन और अफसर, उनके नाम उगलने लगा ये, तब उसको ये परमिशन दी गई कि अब इसको फारिग कर दो। आखिर 50 करोड़ रुपए तो कहीं जाना था ना, जो 50 करोड़ रुपए इसका हेड मनी थी, वो तो जिंदा हो या मुर्दा पकड़ा जाए। लेकिन कहते ये हैं कि पुलिस ने बड़े भयानक अंदाज में इसको मारा। इसकी लाश भी उसी तरीके पे जो है ना, इस तरह लाश जो है ना इसकी टुकड़ों में तो नहीं थी, लेकिन सरबरीदा भी नहीं थी, लेकिन उसकी जिस्म पे गोलियां पेवस्त हुई थी बाकायदा। कहते हैं कि एक आंख नहीं थी उसकी, आंख से डैमेज हुई, चेहरा बदल गया, नाक के ऊपर गोलियां लगी, दिमाग में, सर में गोलियां। वो कहते ये हैं कि लगता ये था कि इसको पकड़ने के बाद भी गोलियां मारी गई। उस वक्त ये ज़िंदा था या मुर्दा ये तो नहीं अभी तनाज़ा सामने आया है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि इसको ज़िंदा था उस वक्त, सांसें बरकरार थी। और कब तक 3-4 दिन तक ज़िंदा भी रखा गया रहा, क्या हुआ, तो सारी बातें इससे इंकशाफात के बाद इसको ज़ाहिर साबित तो ये हो चुका था कि है तो ये शैतान। इसके मरने के बाद जो इसका पैसा था वो किधर है? इसके बच्चों को मिला? बट साहब, इसका ज़रिए आमदन मैं आपको बता चुका हूँ। चंदन की स्मगलिंग, सबसे महंगी लकड़ी, उसकी स्मगलिंग, हाथी के दांत की स्मगलिंग, हाथी के दांत से जो मुख्तलिफ अशिया बनती थी उनकी स्मगलिंग। अच्छा, कहते हैं इसने 2000 हाथी मारे थे। 2021 हाथी जो अमाउंट इसको हाथी दांतों से मिली और जिनके हलाकत के पूरे हर तरह के सबूत मौजूद हैं, वो 2021 हाथी इसने मारे। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 10,000 टन चंदन की लकड़ी जो है उसकी स्मगलिंग $2.5 करोड़, स्मगलिंग से कमाई $2.5 करोड़। अब ज़रा शुमार करें इसका कि चंदन की लकड़ी से कमाए थे इसने, जो रिकॉर्ड पे है, बाकी तो बलवे वाली छोड़ दें आप, $2.5 करोड़ लकड़ी की स्मगलिंग और $30 लाख हाथियों के दांत से। पैसा गया किधर, किसको मिला फिर? पैसा इसने को, बैंक तो वहाँ था नहीं, इसने दबा दिया जंगल में। और इसकी हलाकत की इत्तला जब मिली है तो 3 बड़े काम हुए। नंबर 1, महकमा जंगलात ने जश्न फतह मनाया। वो जंगल जो सरकारी जंगल कहलाता था, बहुत आमदन का जरिया था, वो नो गो एरिया रहा। कितने साल? तकरीबन 30 साल से ज़ायद नो गो एरिया। ऑपरेशन होते रहे, लेकिन फतह तो इसकी रही ना हमेशा। कामयाब तो ये होता रहा, वो तो पसपा होते रहे। कभी वो सुरंग के रास्ते में मर जाते, कभी बसों में हलाक हो जाते, कभी कत्ल कर दी जाते, कभी सर मिलते उनके, कभी धड़ मिलता। इसने जो अपना नेटवर्क बनाया था उसके ज़रिए ये दौलत को दफन करता था मुख्तलिफ़ जगहों पे खोद खोद के। सबसे पहले जश्न फतह मनाया गया सरकारी फॉरेस्ट अफसरों और एहलकारों की जानिब से, पहली बात। दूसरी बात, टास्क फोर्स के विजय कुमार और उसके साथी वहाँ आए, उन्होंने ढोल की थाप पे रक्स किया। जब विजय कुमार की फोर्स आई तो उन्होंने रक्स किया ढोल की थाप पर, जश्न मनाया पूरा उन्होंने भी। जश्न फतह था उनका, ये कामयाबी थी। फिर तीसरा काम ये हुआ कि वहाँ एक गदर मच गया, लूट मार की एक नई कहानी सामने आई कि लोगों ने जंगल खोदना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग कहते हैं कि लोग फाड़े, कस्सी, कई जिसे कहते, वो लेके और वहाँ आ गए कि वो खोदते रहे कि कहाँ दफन है। ये वो मुखबर जो 4 पक्के थे, फॉरेस्ट के 2 गार्ड और 2 एम्बुलेंस चला रहे थे इसके अकरबा,
उन चारों ने ये बताया था कि जो रकम आती थी वो कुछ अपनी बहन को, अपनी बीवी और बच्चियों को देता था, अपने चचा के बच्चों की कफालत भी की इसने, अपने अजीज़ व क़ारिब में तकसीम करता था, और वो ढेरों जो बचती थी वो खामोशी से दफन करता था। तो लोगों ने वो मदफन जो थे वो निकालने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे खुदाई की, और फिर लूट मार का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, और वहाँ उन्होंने बेतहाशा नकद रकूम, सोना, दांतों से बनी अशिया और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो की। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी चीज़ जो थी ना वो एक ख़जाना था चंदन लकड़ी का। वो जंगल के अलावा कई मुख्तलिफ़ गोडाउन से बरामद हुआ। जो गोदाम इसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बनाए थे अपने गांव से बाहर, वहाँ से लकड़ी जो है वो भी कहते हैं कि अरबों रुपए की लकड़ी थी, करोड़ों डॉलर, यानी करोड़ों डॉलर की लकड़ी वो भी बरामद की। वो सारी की सारी करके पुलिस ने फिर ये जान छूट जाने पे ना सारी उम्र के लिए इनामों करा। अच्छा, फिर वो जो 50 करोड़ रुपया वो विजय कुमार को मिला, उसकी फोर्स। अच्छा, विजय कुमार ने फोर्स की एक तकरीब मुनक्किद की, उसमें तकसीम किया वो सारी फोर्स को। जो उसका नंबर 2 और नंबर 3 थे वो मुखबरी के नेटवर्क को देखते थे, उनको कराया। फिर जिन लोगों ने उस दौर में कोई सीसीटीवी फुटेज तो इस तरह कैमरे नहीं थे ना, फिर जो फिल्में बनी थी जो देख रहे थे वो फिल्म मेकर जो थे उनमें तकसीम किए। इनाम की रकूम हर शख्स तक पहुंची और हर शख्स ने ये इजहार तशक्कुर किया कि हमारी जान छूट गई एक हार्डन क्रिमिनल से। अंजाम उसका भी वही हुआ जो हर एक का होता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी इस एतबार से मुनफरिद थी कि इसमें ख़वातीन का दखल नहीं था ज़्यादा। एक उसने प्रोटेक्शन दी, अपनी बीवी को, बच्ची को मार दिया, लेकिन लक्ष्मी को फिर बहन को प्रोटेक्शन देता रहा। वैसे ये भी कह सकते हैं कि उसने अपनी बेटी को तो मारा लेकिन बाकी ख़ानदान को बचा लिया। उसने गरीब घर का था ना, बहुत गुर्बत से ज़िंदगी गुजारी थी, चरवाहे क्या होते हैं। लेकिन जब उसके पास दौलत आ गई तो उसने अपने ख़ानदान की सारी गुर्बत का धोना धो दिया। उन पे जो ख़ते गुर्बत से नीचे रहने की जो रिवायत चली आ रही थी उसको उसने तोड़ा, और फिर इस कदर नवाजा, कहते हैं कि सिर्फ अपने ख़ानदान को नहीं नवाजा, अपने गांव के लोगों को भी नवाजा। और वहाँ जहाँ ये जंगल में सुरंगें बिछाता था वहाँ अपने गांव में सड़कें भी बिछाता था, उनका जाल भी बिछाता रहा है। तभी इसे रॉबिन हुड कहते हैं, मसीहा कहते थे। मसीहा था इसीलिए, लेकिन रूए ज़मीन पर शैतान भी उसको इसलिए कहा गया कि उसने अपनी मुजरिमाना ज़िंदगी में जिस कदर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए, वो भारत की मुजरिमाना ज़िंदगी का जो बाब है ना, उसकी इतनी हौलनाक और भयानक तारीख़ है कि रूह इंसानी कांपती है। आपको क्या लगता है, क्या वीरप्पन एक शैतान था या एक मसीहा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।